मैं एक शादी पर गया और शगुन की रस्म अदा करने के बाद वहाँ भोजन हॉल में भोजन करने शुरू करने के पहले पेट उठाने लगा तो एक बालक ने नमस्कार करते हुए मेरे पैर छुए। मैंने उसे आशीर्वाद तो दिया परंतु उसे पहचान न सका। सोचा कोई परिचित होगा, कोई जान पहचान वाला होगा। मेरी सोच की पकड़ में वह आया नहीं। खैर, मैं भोजन के लिए प्लेट उठाने आगे बढ़ा तो उस लड़के ने बड़े इत्मीनान से, प्यार सत्कार से, थोड़ा मुस्कुराते हुए अपनत्व भरे भाव से एक प्लेट उठाई, कंधे पर रखे तौलिए से उसे साफ किया, थोड़ा मुनासिब सलाद और एक चम्मच मुझे देते हुए विनम्र भाव से कहा, सर लीजिए। और जल्दी जल्दी से जाता हुआ वह एक खाना परोसने वाले से कह गया कि सर को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ध्यान से यहीं दे देना। भीड़ काफ़ी थी, फिर भी उसे पहचान ना पाया और ना ही पूछ सका कि बेटा तुम कौन हो। मैंने भोजन तो कर लिया पर मेरा मन उस लड़के के बारे में ही सोच रहा था। आखिर में मैंने उसे पूछ ही लिया, बेटा वह लड़का कहाँ है जो मेरे बारे तुम्हें कह कर चला गया था। उस भोजन परोसने वाले ने कहा, सर वह वहाँ नान रोटी बना रहा है। मैं उसके पास गया। वह तपाक से सारा काम छोड़कर तौलिए से हाथ साफ करता हुआ मेरे पास आ गया। आते ही उसने विनम्र भाव से कहा, सर आपने मुझे पहचाना नहीं। मैंने मस्तिष्क में अतीत के आईने से झांकते हुए बहुत कोशिश के बाद उसको कहा, बेटे नहीं, मैंने तुझे पहचाना नहीं। उसने आंखों में नमी भरते हुए कहा, सर मैं दीपू हूँ, आपसे पढ़ता रहा हूँ सर। मैं उसका नाम सुनते ही हैरान रह गया। मेरे मस्तिष्क में वे दिन चलचित्र की तरह दौड़ने लगे। मैंने विस्मित होकर कहा, बेटे तू नान रोटी बना रहा है? तू तो इतना मेधावी होशियार लड़का था, प्रत्येक परीक्षा में तू तो मेरिट में आता रहा। 8वीं श्रेणी में तो बोर्ड की परीक्षा में मेरिट सूची में तेरा नाम था। तूने क्या हुलिया बना रखा है? इस चेहरे पर अभी से झुर्रियाँ, अपराध बता, बुझी बुझी सी बेझोल बोझल आँखें, क्या हो गया तुझे? तू आगे पढ़ा क्यों नहीं? मैं तो सोचता था कि तू एक दिन बहुत बड़ा पदाधिकारी बनेगा। तो आगे क्यों नहीं पढ़ा? मैंने उसके गंदले रुखे सूखे बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, वैसे ही जैसे स्कूल में पकड़ा करता था। किसी समस्या के समाधान के बारे में पूछते समय मुस्कुराते हुए कहने लगा, सर क्या बताऊं, 8वीं श्रेणी को पास करके मैं दूसरे स्कूल में चला गया था। 10वीं श्रेणी पास करने के बाद जब मैं 11वीं श्रेणी में प्रवेश किया तब अन्य स्कूल में दाखिल हुआ। पर भाग्य की विडम्बना कि 1 माह के भीतर ही एक दिन मेरे पिताजी शाम को मजदूरी करके साइकिल पर आ रहे थे कि एक शराबी ट्रक वाले ने उनको कुचल दिया और वह मौके पर ही दम तोड़ दिया। ट्रक का पता ही नहीं चला। अभी एक सदमा भूला नहीं था कि 2 माह बाद ही मेरी माताजी का हार्ट अटैक हो गया और इससे घर में मेरी छोटी बहन और एक छोटे भाई का दायित्व मेरे कंधे पर आ गया। सर सब रिश्तेदारों ने, सगे संबंधियों ने साथ छोड़ दिया। सर इस मुसीबत में कोई ना कोई तो साथ होना चाहिए था। हम तीनों भाई बहन रात दिन माँ पापा को याद करते रहते और रोते रहते थे। घर में हमारे भाग का केवल एक ही कमरा था क्योंकि 2 चाचा थे, वे भी मजदूरी मेहनत दिहाड़ी करते ही रहते थे। रोटी चलाने के लिए कोई ना कोई काम तो करना ही चाहिए था। मजबूरन इस काम से संतोष करना पड़ा। यह हलवाई हमारे गांव का है, 100 रुपये दिहाड़ी देता है। मैं इसके साथ काम करने आ जाता हूँ। लगभग 2 सालों से यह काम करता आ रहा हूँ। मैंने दीपू को प्यार से गले लगा लिया और अपने दिल में संकल्प ले लिया कि दीपू को पढ़ाऊँगा। अध्यापक का दायित्व होता है कि वह मेधावी छात्र की सहायता करे, साधन विहीन छात्रों का मार्गदर्शन बनकर उनके भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास करे। दीपू बेटा तू आगे पढ़ सकता है। मैं चाहता हूँ कि तू इस काम के साथ साथ प्राइवेट पढ़ ले। मैं तेरी मदद करूँगा। तू किसी दिन मेरे घर आना। मैंने उसे पता समझा दिया। वह मेरी बात मान गया। मैं उसे आशीर्वाद देकर वापस लौट आया। मैं शाम को घर के आंगन में बैठा एक पुस्तक पढ़ रहा था। बाहर घंटी बजी। मैंने गेट खोला तो देखा दीपू था। उसकी आंखों में एक आशा की किरण और ज़िंदगी का संकल्प था। उसकी आंखों में एक चमक सी दिखाई दी। वो भविष्य को रोशन करना चाहती है। मैंने पत्नी को आवाज़ देकर चाय बनवाई। बातों के सिलसिले के साथ साथ हम दोनों ने चाय पी। मैंने कपड़े पहने। दीपू और मैं बाज़ार गए। वहाँ से 11वीं कक्षा की पुस्तकें खरीदी और उसका प्राइवेट स्कूल में दाखिला करा दिया। पुस्तकें देते हुए उसको मैंने फिर समझाया था, ज़िंदगी का अर्थ क्या है दीपू? ज़िंदगी में हमेशा इंसान को आशावादी होना चाहिए। दीपू ने जाते समय प्रण किया, मैं पढ़ूंगा। उसने मेरे 5 यार वर्ष की दहलीज पर खूबसूरत प्राप्तियों के बंद नवार सजाने के लिए चल दिया। दीपू हलवाई के काम के साथ साथ दिल लगाकर पढ़ता भी था। हलवाई का काम रोज़ नहीं मिलता था, किसी समागम या ब्याह शादियों में ही काम मिलता था। शेष समय वह पढ़ता और भाई बहन को भी साथ साथ पढ़ाता था। बीच बीच में मेरे से सलाह मशवरा करने के लिए आता जाता रहता था। समय का घोड़ा दौड़ता गया। दीपू ने 11वीं और 12वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली। अगले ही माह में एक अखबार में जेबीटी अध्यापकों के 2 वर्षीय कोर्स का
मैंने विज्ञापन पढ़ा, उसका मैंने फॉर्म भरवा दिया, उसको मेरिट में दाखिला मिल गया। हलवाई के काम के साथ साथ अब वह सुबह सुबह अखबारें बांटने का काम भी करने लगा था। समय ही कब बीता पता ही नहीं चला। इसी बीच मेरा स्थानांतरण किसी दूसरे शहर में हो गया। दीपू को मैंने बताया, मेरी तरक्की होने की वजह से मेरा स्थानांतरण हो गया है। दूसरी बात यह है कि दीपू, मैं अपने ही घर चला गया हूँ। किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना या मेरे पास आ जाना। देखो बेटा, ज़िंदगी कोई इतनी लंबी नहीं है, चुटकी से बीत जाती है ज़िंदगी। मैं अब कितने वर्षों का हो गया हूँ तू ही अपने आयु को ले ले। क्या ऐसे नहीं लगता कि इतने वर्ष चुटकी से बीत गए? बस समय को बांध लो मेहनत के आंचल से, फिर यह धरती यह आसमां तुम्हारा है। उसे समझाते हुए मैंने घर का पता दे दिया। जिस दिन मुझे जाना था, दीपू हमें बस स्टैंड पर छोड़ने आया था। पैर छूकर गले मिला, आंखों में आंसू भर लिए। सर, यह कहकर उसने आगे शब्द रोक लिए जिन्हें मैं समझ गया था। मैंने उसे तरक्की भरा आशीर्वाद दिया और कहा, दीपू पढ़ना मत छोड़ना, तो एक दिन महान व्यक्ति बन सकता है। देखो बेटा, मस्तिष्क एक ऐसी धरती है जिसमें निष्ठापूर्वक परिश्रम से कोई भी फसल बोई जा सकती है। मैं अपने शहर आ गया। दीपू के गांव से मेरा शहर कोई 150 किलोमीटर दूर था। मैं अब सेवानिवृत्त हो गया था। दीपू का ख्याल भी मन से ओझल हो गया था। घरेलू जिम्मेवारियां में, रिश्ते नातों में, समाज में रहकर इंसान क्या क्या भूल जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। वैसे भी बढ़ती आयु के तकाजे में याददाश्त, स्मरण शक्ति क्षीण होती जा रही थी, नज़र कम हो जाती है। मेरे सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे। सेवानिवृत्ति हुए कोई 10-15 साल हो गए थे। एक दिन मैं पेंशन लेने के लिए बैंक में गया। कुछ लेट हो गया था। बैंक पहुंचा तो एक क्लर्क बैंक के लिपिक ने कहा, अब आप लेट हो चुके हैं, कृपया कल पेंशन ले लेना। आज नए साहब आए हैं, उनकी पार्टी होने वाली है। मैं बैंक के गेट से बाहर होने वाला था कि पीछे से किसी ने झुककर मेरे पाँव छूकर मुझे बगल में ले लिया। एक अद्भुत आकर्षक व्यक्तित्व ने कहा, सर आइए। मैंने चश्मे से झांकते हुए उसे गौर से देखा। थोड़ी देर पहचानने में लगी। दीपू तू? हाँ सर। वह मुझे मैनेजर वाले कमरे में ले गया। मैंने चलते चलते कहा, तू यहाँ कैसे आया? सर आप बैठिए तो सही। उसने मुझे ज़बरदस्ती मैनेजर वाले कुर्सी पर बैठा दिया। मैंने बहुत इनकार किया कि यह तो क्या कर रहा है, पर वह मेरी बात मानने वाला कहाँ था। भाई यह सब क्या हो रहा है? उसने घंटी बजाई। एक चपरासी आया और उसका इशारा समझकर 2 ठंडा गिलास पानी ले आया। सर मैं आपके शहर में इस बैंक में मैनेजर बनकर आया हूँ। सर यह सुनते ही मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। मेरी खुशी का पक्षी आसमान को छूने लगा। मैं सब भूल गया कि मैं कहाँ आया था। सर आज पार्टी में आप भी मेरे साथ शामिल होंगे। पार्टी का प्रबंध हो चुका है। दीपू ने मेरी बाँह पकड़कर मुझे पार्टी में अतिथि वाली उस कुर्सी पर बिठा दिया जिस पर उसने स्वयं बैठना था। पार्टी से पूर्व दीपू ने मेरा संक्षिप्त सा परिचय करा दिया। सबको बहुत खुशी हुई। बैंक कर्मियों में मेरी इज्जत, मान सम्मान बहुत बढ़ गया। पार्टी ख़त्म होने के बाद दीपू और मैं उसकी गाड़ी में बैठकर घर आ गए। रास्ते में दीपू ने मिष्ठान का डिब्बा ले लिया। घर पहुंचकर मैंने समस्त परिवार से उसकी मुलाकात करवाई। मैंने दीपू से उत्सुकता और जिज्ञासा से पूछा कि तूने जेबीटी करने के बाद क्या किया? उसने बताया कि सर आप मुझे हिम्मत और धैर्य का बल देकर चले गए, मुझे दीपक को तेल और बाती देकर, जिसकी रोशनी अब आप देख रहे हैं। सर मैंने दिन रात मेहनत की, एक गांव में अध्यापक लग गया, साथ साथ पढ़ता भी रहा। बहन की शादी कर दी, भाई पढ़ रहा है। अध्यापक रहते हुए प्राइवेट बीए की। बीए के बाद प्रथम श्रेणी में पास किया और अखबार में प्रोबेशनरी ऑफिसर का विज्ञापन निकला। उस टेस्ट से मैं मेरिट पर आया। प्रोबेशनरी ऑफिसर के बाद अब यहाँ आपके सामने हूँ। उसने कहा, सर मैं आपको बहुत याद करता रहा, पर क्या बताऊँ सर, घर की जिम्मेदारियों ने सिर उठाने नहीं दिया। सर आप द्वारा आरोपित पौधा अंकुरित, पुष्पित, फलित होकर अब अपनी महक फैला रहा है, जिसका श्रेय सर केवल आप मात्र हैं। आपका आशीर्वाद ही है। ऐसा कहते हुए उसने अपना सिर मेरी गोद में टिकाकर स्नेह भरी। मैंने ऐसा महसूस किया जैसे दुनिया का सबसे दिल सम्मान आज मुझे मिला है। केवल मुझे। समाप्त। धन्यवाद।